अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिजनेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो स्पेशली पेस्टिसाइड से रिलेटेड है। हम जो केमिकल स्प्रे कर रहे हैं अपनी फसलों पर, बेतहाशा स्प्रे कर रहे हैं, उसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, हमारे लाइफ स्टॉक पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, पौधों पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और हमारा माहौल किस हद तक मुतासर हो रहा है। ये आज का मौजू है। इससे हमने बचना कैसे है, इसको कम कैसे करना है और फिर वो कौन सा रास्ता है जिसमें हम अपनी सेहत, अपने जानवरों की सेहत भी बरकरार रख सकते हैं और अपने ये जो पेस्ट है जो हमारी फसलों को नुकसान देता है इससे भी बच सकते हैं। इस पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद है डॉक्टर नईम असलम साहब। आप एक इदारा है कैबी जो हुकूमत के साथ मिल के काम करता है, उससे मुंसलिक हैं, ज़राई साइंसदान हैं और प्लांट वाइज कंट्री को देखते हैं। उनसे जानेंगे कि उनकी तहकीक क्या कहती है। दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मुजम्मिल साहब। आप भी ज़राई साइंसदान हैं और डॉक्टर मुजम्मिल की जो है वो तहकीक भी पेस्टिसाइड्स पर है। इनसे पूछेंगे कि उनकी तहकीक के मुताबिक हम कहाँ खड़े हुए हैं और इस सारी सूरत हाल से कैसे बच सकते हैं। और तीसरे मेहमान अजमत अब्बास साहब, आप ज़राई माहिर हैं और इनसे हम ये जानेंगे कि हमारे रवैयों पर ये जो पेस्टिसाइड्स है, इसका बेतहाशा इस्तेमाल है, ये किस तरह असरअंदाज हो रही है और हमारे रवैये क्या इससे इम्यून हो गए, इसको हज़म किए जा रहे हैं, हम इसके साथ यूज़ टू हो गए, या किसी तरह बाहर निकलने की भी कोई अपने रवैयों में तब्दीली ला के कोशिश की जा सकती है। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। डॉक्टर साहब, आप खैरियत से हैं? आप सुना है खुद भी काश्तकार हैं। बिल्कुल। इन सारे तजुर्बात से आप खुद गुजरे होंगे। ज़राई साइंसदान तो फिर बाद में बने होंगे ना। बिल्कुल। पहले तो हमारे यहाँ इस खित्ते में सबको विरसे में काश्तकारी मिलती है, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे है। हाँ, तो इर्द गिर्द के जो काश्तकार है उन काश्तकारों में और आप में क्या फ़र्क क्या है बुनियादी जो आप भी महसूस करते हैं? पहले तो शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया। जो आपने सवाल किया है कि दूसरे किसानों में और मुझ में क्या फ़र्क है, मैं ज़ाहिर है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं दूसरे जो मेरे साथ वाले किसान हैं उनके लिए रोल मॉडल के तौर पे मैं काम करूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो नई रिसर्च होती है उसको अप्लाई करता हूँ। न्यू सीड्स जो आते हैं वो लेके जाता हूँ अपने एरिया में और किसानों में जब मेरी प्रोडक्शन आती है तो उनके साथ मिसाल के तौर पे गंदम में एक तो पैदावार आपकी ज़्यादा हो गई, मेरी पैदावार ज़्यादा होती है, बाकी काश्तकारों से बेहतर हाँ, होती है। बाकी मैं इनपुट्स में भी कमी होती है आपकी? इनपुट्स में मैंने कोशिश की है कि जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो कि पैदावारी लागत है, उसको मैं कम से कम करता हूँ ताकि लोग मुझे देखें कि किस तरह से मैं लागत वो काम करता हूँ। देखते भी है, देखते हैं, बिल्कुल ऑब्जर्व करते हैं आपकी फसल। बिल्कुल। फिर आपसे मशवरा भी लेते हैं? मशवरा भी लेते हैं। फीस लेते हैं मशवरे की? नहीं, मैं फीस नहीं लेता हूँ। अच्छा। मैं चूंकि अपने इलाके मुफ्त मशवरे की अहमियत नहीं होती। देखिए, मैं कोई रोज उधर हूँ तो फिर तो और बात है। मैं बेसिकली तौसा शरीफ से बिलोंग करता हूँ। जमीन भी वही है? जमीन भी ज्यादा क्या काश्त करते हैं? ज्यादा मैं गंदम काश्त करता हूँ, अभी पूरे रकबे पे गंदम है, और काटन काश्त करता हूँ, राइस करता हूँ, वेजिटेबल्स करता हूँ। तो बहुत तो हम बात करेंगे लेकिन वो जरा टोटके भी बताइएगा जिससे हम गंदम की और बाकी चीज़ों की अच्छी पैदावार ले सकें। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपकी तहकीक जो है वो ज़्यादा पेस्टिसाइड पर है, इससे मुंसलिक है और काफ़ी सारा काम किया आपने पेस्टिसाइड पे। पेस्टिसाइड है क्या बुनियादी तौर पर? ये केमिकल का जो इस्तेमाल है इसी को हम पेस्टिसाइड कहते हैं कि धड़ इस्तेमाल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने आज हमें इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया। बेसिकली पेस्टिसाइड जो होते हैं वो ऐसे जहरीले मादे होते हैं जो किसी भी ऐसे अनासर को ख़त्म करने के लिए जो कि हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं। इसमें बहुत सारे अनासर होते हैं, जैसे कि हमारे फसलों के अंदर जो है चूहे होते हैं वो हमला करते हैं, बहुत से इसी में शुमार करेंगे, इसी में शुमार करते हैं। बहुत सी जड़ी बूटियां होती हैं जो हमारे पौधों के साथ compete करती हैं खुराक के लिए, उनको भी हम पेस्ट के तौर पे शुमार करते हैं। और इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, जो बहुत सारे रस चूसने वाले और पत्ते खाने वाले कीड़े होते हैं, उनको भी जो है हम पेस्ट के तौर पे शुमार करते हैं। ठीक है, ये बताइएगा कि ये हमें कब पता लगा कि ये जो कुछ हम केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं ये रिस्की है, डेंजरस है, हैजर्डस है? कब पता लगा हमें? अगर हम पेस्टिसाइड की हिस्ट्री देखें तो पेस्टिसाइड की हिस्ट्री आज से नहीं है। हमारे आबाओ अजदाद से पहले जब से एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई है तो कीड़े मकोड़ों का जो हमला था फसल पे हुआ करता था, लेकिन उस टाइम पे जो है हम एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोलते हैं रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। अच्छा। उसके अंदर क्या होता था कि हम कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करते थे जो कि माहौल के लिए नुकसानदेह हो। उसमें हम मुख्तलिफ टोटके इस्तेमाल करते थे। उन टोटकों में क्या होता था कि जैसे मिर्चों का स्प्रे हो गया वो किया जाता था, कौरतुमे का स्प्रे हो गया वो किया जाता था, नीम का इस्तेमाल किया जाता था।
लेकिन वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि जब हमारे इलाका बढ़ा, एरिया बढ़ा, तो इस तरह की तरीके जो है उसकी प्रोडक्शन जो थी वो इतनी अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, और डिटेल से बात करें, मैं अगर आजम साहब को भी शामिल कर लूँ। आजम साहब, ये जो हमारे रवैये हैं, हम ऐसा लगता है कि हमने ये सारी सूरत हाल को एक्सेप्ट कर लिया है और उसके साथ जीने पर जो है मजबूर नहीं बल्कि आदी हो गए कि भाई ठीक है यार, कोई फ़र्क नहीं है, हो रही है पेस्टिसाइड। जो लोग पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके घर में केमिकल पड़ी हुई है, उनको अगर मना भी करें तो वो कहते हैं हमें कुछ नहीं होता, हम इसके आदी हैं। ये क्या है? ये एक इंसानी रवैया ऐसा है जो ये सोचता है कि मुझ पे कोई असर नहीं होगा, जो बीमार होगा वो कोई दूसरा होगा। और एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ आपको पता है लार्ज स्केल फार्मिंग शुरू हुई, तो आपको अपने घर की दहलीज पे तैयार सब्जियां मिलने लगी, इतनी खूबसूरत, साफ़ सुथरी, धुली धुलाई, नहाई धोई। हम लोगों ने सोचा कि ये इतनी साफ़ सुथरी हैं और अगर पेस्टिसाइड स्प्रे भी होता है तो ये अच्छी चीज़ होगी, बिकॉज हम लोग ऑप्टिक्स के आदी हैं, हम देखते हैं, देखने में खूबसूरत लगती है। अच्छा, उसके अंदर जितना मर्जी केमिकल है वो हमें नजर नहीं आ रहा, वो नॉलेज मिसिंग थी। फिर ऑब्वियसली एक कैंपेन चलती है, जब रेवोल्यूशन आया और लोगों ने देखना शुरू किया कि जी ये तो फसलें बढ़ा देता है, कीड़े का हमला बंद हो जाता है, इसका मतलब है ये कीड़े मार देता है, और कीड़े जो हैं वो फसल के लिए बहुत बुरे हैं। उस वक्त लोगों ने ये लिहाज नहीं किया, उनको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई कि ये कीड़े तो मारता है पर ये उसके बाद फसल में रह भी जाता है, और अगर मैं इसको कंज्यूम करूंगा और मैं फौरी तौर पे कंज्यूम करूंगा, डिमांड बढ़ गई, रात को लोग स्प्रे करते हैं, सुबह फसल की बर्दाश्त करते हैं, मार्केट ले फसल में भी रह जाता है और इंसानी जिस्म के अंदर भी उसके असरात रह जाते हैं। उसके तीनों तरह के असरात। अच्छा, तो फसल में रहता है, माहौल को आलूदा करता है, ठीक है, जमीन को आलूदा करता है, ज़ेर ज़मीन पानी को आलूदा करता है। तो जो लिविंग बीइंग इन सारे मीडियम्स में रह रही हैं वो सारी मुतासर होती हैं, और इंसान तो जहरी बात है उसको कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग तो उसको कंज्यूम कर रहे हैं, जानवर उसका चारा खाते हैं। हम एक दफ़ा एक्सरे करवा लें तो कहते हैं एक्सरे जो है वो आप 20 साल बाद भी आप आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आपने एक्सरे आपके जिस्म में से गुजरी हैं। तो इसी तरह ये इनके असरात, केमिकल्स के असरात भी ऐसे ही हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म है। कुछ केमिकल्स के तो लॉन्ग टर्म इतने हैं कि अब बेशतर बीमारियों का जो नई रिसर्च ला रही है वो ये कह रही है कि बहुत सारी जो लॉन्ग टर्म बीमारियां हमें समझ आती हैं कि बुढ़ापे में जाकर बीमारी हो गई, डिमेंशिया हो गया, अल्जाइमर्स हो गया, वो किसी ना किसी तरह केमिकल से रिलेटेड है, लिंक। ऐसा तो नहीं है कि हम हर बीमारी को इसी खाते में डालते जा रहे हो, बड़ी जिम्मा हो रहे हैं कि जी ठीक है जी पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए साइंटिफिक रिसर्च जो है वो किसी ना किसी चीज़ पे बेस्ड होती है, वो मफरूज़े पे बेस्ड नहीं होती, वो टेस्ट पे बदलते रहते हैं पे होती है। जाहिर है आप किसी हतमी नतीजे पे तो पहुंचते नहीं है। हम बात कर रहे हैं पेस्टिसाइड पर और ये जो केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं इसके कंट्रोल पर, किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, और इनके महफूज इस्तेमाल पर भी बात करेंगे कि जो लोग मजबूरी है, ज़ाहिर है अभी हमने इस्तेमाल करना है। और आपके सामने हमने कई दफ़ा IPM का भी जिक्र किया कि IPM क्या है, और फिर IPM के आखिर में हम जाके फिर केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको कम से कम महफूज तो बना सकते हैं ना, अपने लिए महफूज बना सकते हैं, इर्द गिर्द के माहौल के लिए महफूज बना सकते हैं। इसके बारे में भी जानेंगे। डॉक्टर साहब, हम जिक्र कर रहे हैं पेस्टिसाइड के इस्तेमाल का, अभी डॉक्टर मुजम्मिल ने बताया कि पेस्टिसाइड्स हैं क्या। ये हम जिस सतह पर इनका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फसलों में, एक तो मजबूरी है ना जी, फार्मर के पास तो खुद कोई चॉइस नहीं है, उसे ये कोई आगाही देता है कि भाई आप अपनी फसल पे जाके ये स्प्रे कर दें, चाहे उसका हमसाया बताए, चाहे कोई साइंटिफिक ऑफिसर बताए, चाहे डीलर बताए, उसे कोई ना कोई बताता है। वो जाहिर है उसके लिए तो एक अपना मुनाफा, अपनी फसल बचाना ही ऑब्जेक्टिव है। अब इस सारी सूरत हाल में हम दुनिया के साथ अगर कंपैरिजन करें तो हम पेस्टिसाइड के इस्तेमाल में दुनिया के मुकाबले में कहाँ खड़े हुए हैं? उसी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या सूरत हाल? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और नाजरीन के लिए भी बड़ा ये एक इंफॉर्मेटिव एक सवाल है आपका। देखें, शुरू में दुनिया भी केमिकल का इस्तेमाल करती थी और हम भी करते थे, जिस तरह से मुजम्मिल साहब अभी बता रहे थे। अब दुनिया का ट्रेंड चेंज हो गए हैं, दुनिया ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं कि हेल्थ स्टैंडर्ड्स के, आप भाई अगर इतने पेस्टिसाइड करेंगे तो इसका ह्यूमन हेल्थ पे कितना अफेक्ट होता है। ठीक है, तो हर कंट्री का, स्पेशली USA, यूरोप और बाकी UK, इनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं। हम जो भी चीज़ कोई एक्सपोर्ट करते हैं अपने मुल्क से, तो वो उन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए देखते हैं कि ये जो पाकिस्तान से प्रोडक्ट आ रहे हैं इनमें कितने परसेंटेज है इस्तेमाल। हाँ जी, और वो अगर उनके स्टैंडर्ड से बढ़ जाती है तो वो हमारे कंसाइनमेंट को रिजेक्ट भी कर देते हैं। तो उन्होंने ये सोचा है, जो बाहर की दुनिया है
उन्होंने केमिकल के इस्तेमाल को अब कम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कोई इसकी लिमिट्स या ऑर्बिट डिफाइन भी किया है कि भी आप इस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं? हमें कोई गाइडलाइन तो दी होगी ना उन्होंने? बिल्कुल दी है। हर किसी के ना MRL जो मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट होती है वो दी हुई है। वो फिर हम क्यों इस्तेमाल, जब हमने चीज बेचनी भी है, हमें पता है कि हमारी ये कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगी, तो फिर क्यों इस्तेमाल? और असल में ना इनको पता नहीं होता फार्मर्स को। फार्मर जिस तरह से आप बता रहे थे कि फार्मर का मेन मकसद है कि मैंने पैदावार किस तरह से लेनी है, मैंने किसी कीड़े या बीमारी को किस तरह से कंट्रोल करना है, तो वो तो उसकी नजर में MRL की कोई वैल्यू नहीं है और उसको उसकी आगाही भी नहीं है। तो ये एक ही मकसद है, पैदावार अच्छी हो। बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ MRL को हम उस वक्त लेवल को हम कम कर सकते हैं जब फार्मर तक आगाही हो। हमारा जो सिस्टम है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम, रिसर्च सिस्टम, जितने रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वो इसके ऊपर अगर काम करें और इस तरह के अवेयरनेस सेशंस हों जो कि किसान को बता सकें कि ये दवाई अगर हम करेंगे तो इसका हमारे लिए भी वो है, हमारे मुल्क के लिए भी ठीक नहीं है। ये कौन बताएगा? ये एक्चुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की है ना, तो वो बताएंगे कि ये दूसरा रास्ता ये भी तो हो सकता है, पाबंदी भी लगाई जा सकती है। और एक रास्ता ये भी है कि ये जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल है, इसको हुकूमत अपने कंट्रोल में भी तो ले सकती है। देखिए ठीक है जी, पेस्टिसाइड की यूटिलाइजेशन जो है वो हम देखें, हुकूमत के कंट्रोल में थी पास्ट में, मगर उसके बाद ये प्राइवेट सेक्टर में आई है। तो इसका कंट्रोल अब उस तरह से तो हुकूमत के पास भी इतने वसाइल नहीं है कि वो उसको कंट्रोल करे, मगर ये है कि मिलजुल के सारे इदारे काम करेंगे, लोगों को राय दी जाएगी, तो शायद तो फिर ये हो सकता है। ठीक है, मगर ये इसको कंट्रोल करने का एक तरीका है, वो ये है कि जब आप ग्रुप की सूरत में फार्मिंग करते हैं, एक 10-20 फार्मर का ग्रुप है या कोई पैक हाउस वाला उनके साथ मिलकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोऑपरेटिव जो है, यस, उसमें ये होता है कि जब ग्रुप की सूरत में वो करते हैं तो वो फिर अब अगर मैं एक्सपोर्टर हूं तो मेरे अंडर 100 फार्मर है मिसाल के तौर पर, तो उनको मैं गाइड देंगे कि आपने ये करना है, ये नहीं करना। तो इस हवाले से हम अपनी आगे चलते हैं। इसी बात को थोड़ा इसमें और एडअप करूंगा। अगर हम अपने हमसाया ममालिक की एग्जांपल लें, जिसमें श्रीलंका हमारे सामने है, तो आज से 1-2 साल पहले श्रीलंका ने पेस्टिसाइड के ऊपर बिल्कुल जो है वो बैन लगा दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे कोई मुतबादिल चीज़ें जो थी पेस्ट कंट्रोल के लिए अवेलेबल नहीं थी। अच्छा, जिसकी वजह से उनकी जो एग्रीकल्चर की इकोनॉमी थी वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई। और आपने देखा होगा, ये हमारे लिए एक लेसन है, और आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 साल के अंदर श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो सिर्फ इसीलिए वजह से बैठी थी कि पेस्टिसाइड बैन हुई, और उसके बाद क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर था वो बिल्कुल तबाह हो गया। तो एग्रीकल्चर पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि हम 25% जो है अपना जो GDP है वो एग्रीकल्चर से ही हासिल करते हैं। फिर हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनका बड़ा हिस्सा जो है बहुत बड़ा अहम रोल है कॉटन या कॉटन से एसोसिएटेड इंडस्ट्री का। जी बिल्कुल। ये बताएं डॉक्टर साहब, अगर हम असेसमेंट करें, जनरल सी असेसमेंट, हम कितनी % ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं केमिकल का दुनिया की निस्बत? अगर हम जनरल असेसमेंट करें जो रिसर्च हमें बताती है, तो उसमें 1100% जो है ना, हम दुनिया से ज़्यादा 1100%। ओह अच्छा, हम पेस्टिसाइड जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं दुनिया से। अच्छा, मैं पिछले 20 सालों के 40%, 50%, 1100% इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बड़ी खौफनाक से होते हैं। तो ये इसका एहसास जो है, चलें कैबी को तो होगा ही होगा, गवर्नमेंट को भी है या बाकी इदारों को भी है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को भी है, लेकिन ये है कि अभी रिसेंटली एक अच्छी न्यूज़ जो है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है कैबी के ताउन से और डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के ताउन से बायो पेस्टिसाइड जो है उसको रजिस्टर करने का जो कानून है वो लागू हो गया है। अभी मैं आपसे पूछूंगा बायो पेस्टिसाइड है क्या, मैं जरा आजम साहब को शामिल करूँ। आजम साहब, हम रवैयों की बात कर रहे थे, हमारे रवैये रिजिड हैं या उनको कोई समझा नहीं रहा हमारे काश्तकार को, या जो सारे लोग ये सारा कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, आगाही की वजह है, या उनकी, जैसे हम बाकी मामलों में बहुत रिजिड तो है ना, तो ये वजह क्या है आपकी नज़र में? देखिए, ज़्यादातर केसेस ऐसे हैं जहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, कोई अपने आप को बीमार नहीं करना चाहता। किसान के पास रिसोर्सेज नहीं है, अगर उसने स्प्रे करना है तो वो मास्क पहनेगा, ग्लव्स पहनेगा, रबर वाले जूते पहनेगा, सर ढांपेगा, पूरा ओवरऑल पहनेगा, उसकी एक कॉस्ट आ जाती है, वो हमारे पास है। वो किसान जो है वो, अच्छा, फिर वैसे भी फार्मर खुद कर रहा हो, जो मालिक हो तो शायद फिक्र करे, उसने मुलाजिम रखा हुआ है आगे, तो मुलाजिम को मालिक भी जो है खुद करते हैं गुर्बत की वजह से, उनका भी ये होता है। और साथ एक जनरल ट्रेंड ये है कि हम इसको ज़राई जहर नहीं, हम इसको ज़राई दवाई कहते हैं। हाँ। जब आप दवाई कहेंगे तो फिर तो
मतलब लोग और तरह से ट्रीट करते हैं और उनको ये अंदाजा दवाई के तौर पे ट्रीट करने लग जाते हैं Exactly. बिल्कुल ना। जब उनको थोड़ा बहुत अंदाजा होना शुरू हो गया तो जीवन मारने के लिए सर में डालना, दवाई के तौर पे ट्रीट करना शुरू कर देना, अगर उन्हें तो पता ये होता है। रवैये जो हैं ये फिर एक से दूसरे को ट्रांसलेट होते हैं ना, फार्मर एक दूसरे से सीखते हैं। जिस जराई डीलर से जहर लिया उसने भी जराई दवाई कह के अच्छा, दिया। वो जिस अंदाज से बिक रही है दवाई मार्केट में भी, वो भी बड़े कैजुअल अंदाज से बिक रही है। मतलब वहां पर भी हम कोई एसओपी ऐसे नहीं, जैसे तेजाब बिक रहा है शहर में, शहरों में, वैसे ही जराई दवाई बिक रही है, क्योंकि दवाई है ना जी, वो हम उसको जहर के तौर पर ट्रीट नहीं कर रहे कि भाई इसके नुकसान। मैकेनिज्म तो है, डीलर हर कोई नहीं बन सकता, उसको गवर्नमेंट की सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है, उसको कोर्स करना पड़ता है कि उसको पता हो कि वो क्या बेच रहा है। पर वो होता ही है कि मैंने सर्टिफिकेट ले लिया तो मैंने 10 दुकानों के साथ जो बात कर ली। हाथ में चले जाए ना जी, वहाँ ये जो पेस्टिसाइड का काम कर रहे होते हैं, वो अकेली पेस्टिसाइड की दुकान नहीं होती। आप वहाँ जाके देखें, मल्टीपर्पज चीजें बिक रही है वहाँ पर, जो है वो बीज भी वहीं बिक रहा है, वहाँ पर जो है वो फर्टिलाइजर भी वही है, वहाँ पर दवाई भी वही है, बाकी चीजें भी। हम केमिकल पे बात कर रहे हैं, केमिकल के इस्तेमाल पे बात कर रहे हैं, और इसको रोकने के क्या तदारक के लिए क्या इकदाम हो सकते हैं, वो हमारा मौजूद है। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अभी हम जिक्र कर रहे थे बिहेवियर के हवाले से। आप क्योंकि खुद काश्तकार हैं, आपका जो बिहेवियर है वो रिप्रेजेंट करता है बुनियादी तौर पर काश्तकारों के बिहेवियर को। तो आप जब खुद शुरू में, बाद में आप ज़रा ही साइंस को समझ गए, लेकिन शुरू में आप भी इसी तरह कैजुअल होते थे चीज़ों में? बिल्कुल, देखें शुरू में जब हमें इन चीज़ों का पता नहीं था तो ज़ाहिर बात है हम भी दूसरे किसानों की तरह उसी तरह से थे। उसी तरह बस आप ये देखें ना, वो नमक मिर्च के जो डब्बे हैं, हाँ वो जरा दवाइयों के डब्बे इस्तेमाल हो रहे थे। नहीं, खैर इतना तो हम नहीं करते। ये आपने ये ऑब्जर्व किया होगा। हाँ, ऑब्जर्व किया, चूंकि देखें एजुकेशन मैटर करती है। जो पढ़े लिखे हैं किसान कुछ ना कुछ, या जिनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो इन चीज़ों का ज़रा ख्याल करते हैं। जो बिल्कुल भी अनपढ़ हैं या एक ज़मींदार है उसके मुज़ेरे हैं जिनकी कोई एजुकेशन लेवल नहीं है, उधर मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि अगर बोतल यूज़ हुई है पेस्टिसाइड की, उसको बाद में तेल के लिए यूज़ कर लिया या किसी बाज़-औक़ात तो मैंने ये भी देखा है कि उसको धो के उसमें दूध ले आते हैं। हाँ। तो इस तरह से वो चीज़ें थी, मगर ये है कि अब थोड़ा सा वो तब्दीली आ गई और जो मीडिया भी आ गया, सोशल मीडिया भी है और बाकी चीज़ें भी हैं, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। डॉक्टर साहब, आगे चलते हैं। अब ये पेस्टिसाइड का इस्तेमाल, एक तो हमें पता लग गया कि बेताशा हम इस्तेमाल कर रहे हैं और दुनिया से 1100% ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम डेंजर जोन में, अगर हमने आज भी फिक्र ना की तो आइंदा, अब ये जरा कुछ समझ आ रही है कि आप देखें ना कि शहर में हमारे मेडिकल स्टोर्स भरे हुए हैं, हॉस्पिटल्स जो है वो बीमारों से भरे हुए हैं। आखिर कोई ना कोई वजह तो है ना कि इतनी बीमारी जो फैल रही है, क्या है। अब आते हैं इसके तदारुक के लिए कि क्या इसमें हम कमी ला सकते हैं, कमी लाने से कोई रास्ता इसका बेहतरी की तरफ निकल सकता है, या कोई और भी रास्ता है जिससे हम ये पेस्टिसाइड के इस्तेमाल को कम से कम कर सकते हैं? देखें, पेस्टिसाइड का पहले हम ये देखते हैं कि इस्तेमाल क्यों करते हैं। इस्तेमाल इस वजह से करते हैं कि जो कीड़े या बीमारियां जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती है, जो हमारी फसल की पैदावार को कम करने का सबब बनती है, हमारा मेन मकसद होता है उसको मैनेज करना। ठीक है। उसको मैनेज करने के लिए हर किसान जो है ना वो दवाई इस्तेमाल करता है, मगर ये कोई प्रॉपर सारा वही हल नहीं है कि आप सिर्फ दवाई इस्तेमाल करें। बहुत सारे और तरीके हैं जिसके ज़रिए आप उन कीड़ों से और उन बीमारियों से बच सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक अमेरिकन सुंडी है, ठीक है, वो हम टमाटर के ऊपर हमला करती है और बाकी भी सब्जियों पे हमला करती है और इवन के कॉटन पे भी हमला करती है। उसको कंट्रोल करने के लिए हम तकरीबन टमाटर के ऊपर 8 से 10 स्प्रे कर जाते हैं। 8 से 10। उससे होता क्या है, एक तो किसान की कीमत लगती है, पैसे लगते हैं उसके ऊपर कास्ट आती है, और दूसरा ये है कि वो जो 10 स्प्रे करता है वो फसल के ऊपर आते हैं, टमाटर के ऊपर आते हैं, और हम में से हमारा हर घर रोज उस टमाटर को यूज करता है और बच्चे यूज करते हैं। ऐसे हम तो अंधाधुंध टमाटर का इस्तेमाल करते हैं। पूरे मुल्क में कढ़ाई गोश्त बन रहा है होटलों पर, और आधा किलो गोश्त में 1 किलो टमाटर डालते हैं। बिल्कुल। और जिस दिन टमाटर महंगा होता है ना, पूरे मुल्क में अफरा तफरी होती है, टमाटर महंगा हो गया जी। सबसे बड़ा मसला हमारा ये हो जाता है टमाटर महंगा। अब अगर इसको देखा जाए, इसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं? बहुत सारी चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके लिए एक बायो कंट्रोल एजेंट है, सेफर, जिसका कोई खतरा भी नहीं है, इस्तेमाल करने में खतरा नहीं है। एक ट्राइकोग्रामा उसे कहते हैं। वो अगर क्या है, वो ट्राइकोग्रामा एक हमारे लिए दोस्त कीड़ा है, मगर उस
कीड़ा है उससे आप कंट्रोल कर लेते हैं। उससे कंट्रोल कर लेते हैं। और वो जो हमारा अमेरिकन सुंडी जो हमारी फसल पे होती है उसके लिए वो दुश्मन है। तो वो अगर हम कार्ड्स ट्राइकोग्रामा के कार्ड यूज करें और वो यूज करके हम तकरीबन 6, 7, 8 स्प्रे से बच सकते हैं। ट्राइकोग्रामा वो कहाँ से लें? हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ। हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है, आज हम मुल्तान बैठे हैं, हमारे साथ ही एक बड़ी कमर्शियल लैब बनी है मुजफ्फरगढ़ में, ट्राइकोग्रामा रेयरिंग फैसिलिटी। अच्छा। और वो उसकी कैपेसिटी इतनी है कि आप सराउंडिंग जो हमारे डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, लिया, मुल्तान, ये इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट वाले भी उससे फायदा ट्राइकोग्रामा प्रोड्यूस कर रहे हैं जी। वो ट्राइकोग्रामा प्रोड्यूस कर रहे हैं और गवर्नमेंट की लैब है, गवर्नमेंट की लैब है। हाँ, वहां से आप ये ले सकते हैं और ले सकते अपने हैं, खेतों में छोड़ सकते हैं। यस। उससे हाँ, उससे ले, मगर उसके लिए भी एक चीज का ख्याल करें कि लाजमी नहीं है कि बस वो सिर्फ काट लिया और खेत में लगा दिया और वो ठीक हो जाएगा। उसके लिए भी कुछ एहतियाती तदाबीर हैं कि जब आपने कार्ड लगाना है उससे कितने दिन, 2-3 दिन पहले आप लोगों ने स्प्रे नहीं करना, या उसके लगाने के लेकिन इसकी अदाई कौन देगा? कोई इदारा मौजूद है? अगर मैं काश्तकार हूं और मैं ट्राइकोग्रामा का इस्तेमाल करना चाहता हूं और बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरफ जाना चाहता हूं, तो मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास वो रास्ता क्या है? किसके पास जाऊं? पहले आपके पास चूंकि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जो है ना, ठीक है, वो इसकी आगाही दे भी रहा है। फॉर एग्जांपल जिस एरिया में उन्होंने ये फैसिलिटी लगाई है और उसी एरिया के जो एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं और वहाँ पे प्लांट डॉक्टर्स भी हैं, वो फार्मर्स को आगाही देते हैं कि ये इस्तेमाल है। मगर आप देखें ना, 2 निज़ाम चल रहे हैं, एक पेस्टिसाइड सेक्टर का है, वो भी ज़रूरी है, जहाँ पे लाजमी नहीं है हर कीड़े के कंट्रोल के लिए हमारे पास बायो कंट्रोल एजेंट हो, वो भी काम कर रहे हैं, डीलर हैं, एक्सटेंशन वर्कर हैं, मगर इसकी आगाही ज़रूरी है। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि जो हमारी मेन फसल है, जिसको रोज वेजिटेबल है, जिसको रोज हम खाते हैं, तो इसके लिए कम से कम लोगों को आगाही होनी चाहिए कि इसके ऊपर इतने स्प्रे होते हैं, मिनिमाइज तो कर लेना, तो उसका मिनिमाइज करके ताकि हम अपने बॉडी में अपने बच्चों के लिए ये जो जहर हमारे जिस्म में इकट्ठी हो रही है और बाद में बीमारियों का सबब बनती है, तो उसको हम मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी जिक्र हो रहा है कि हम केमिकल का इस्तेमाल कम से कम करें। अच्छा, एक तो केमिकल का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं कि ये ईजी वे है। अब अगर हम वेडिसाइड्स पे चले जाएं, अगर आज के दौर में आप मुझे कहें कि जी गोड़ी करके अपनी जड़ी बूटियाँ निकालो, तो मैं कहूँगा भाई नहीं भाई, मैं तो दवाइयाँ लेके आता हूँ, स्प्रे करता हूँ। तो ये जो वेडिसाइड्स हैं वो भी इसी तरह डेंजरस हैं अगर हम उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, फसलों को भी साथ साथ नुकसान पहुँचा रही हैं जड़ी बूटियों के साथ। जी बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर साहब। बेसिकली पेस्टिसाइड के अंदर भी ना मुख्तलिफ़ किस्म की दर्जाबंदी होती है। कुछ पेस्टिसाइड्स ऐसी होती हैं जिनको हम हाईली हैजर्डस पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। अगर सादा अल्फाज में बताऊं तो उनको हम खतरनाक हैं जो HHPs बोलते हैं। और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो पेस्टिसाइड का लेबल होता है, उसके ऊपर एक गोल दायरा लगा होता है। डॉक्टर साहब फिर वो बिक क्यों रही है? अगर वो इतनी खतरनाक है इंसानी जिस्म के लिए, हमारे माहौल के लिए, फिर उनको तो बंद होना चाहिए। वो बिक इसलिए रही हैं कि मार्केट में उनके मुतबादिल जो है वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री जो है डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के साथ और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के साथ और कैबी जैसे इदारों के साथ मिल के इस चीज़ के ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं कि कौन से अल्टरनेटिव जो हैं उनके लिए मार्केट में हम लेके आ सकते हैं। जब वो मार्केट में अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे, ये खाक हो जाए हम तुमको खबर होने तक, थोड़ा सा रिसर्च कर, थोड़ा सा प्रोसेस आधा मिल जो है अस्पताल में पड़ा है। लॉन्ग टर्म प्रोसेस यही है। अच्छा, वो सवाल वही रह गया। वेडिसाइड्स भी जो है वो वेडिसाइड्स भी उतनी ही खतरनाक हैं जितनी के पेस्टिसाइड्स हैं, और क्योंकि पेस्टिसाइड ही वीडिसाइड की एक तरह की टाइप है। अगर हम कह लें कि वीडिसाइड भी पेस्टिसाइड है तो वो एक ही चीज है, क्योंकि वीड्स भी जो है हम उसको पेस्ट के तौर पे ही जो है ना वो जाना जाता है। तो इनका असर कैसे होता है? या तो ये पत्ते के जरिए असर करती हैं या ये जमीन के अंदर जो है ना जड़ों के अंदर जाती हैं। तो जब हम इनको फसलों के ऊपर स्प्रे करते हैं तो लाजमी तौर पे इनका असर जो है वो पौधों के अंदर भी जाता है। खास तौर पे अगर हम गंदम की बात ले लें तो गंदम भी तो अपनी खुराक जो है वो ज़मीन से ही हासिल कर रही होती है ना, तो उसके अंदर भी जो है ये जाने के जो है इसके असरात होते हैं। लेकिन इस टाइम जो है इंडस्ट्री ने इसके ऊपर काफ़ी वर्कआउट किया है, तो कुछ सेफर अल्टरनेटिव्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि कम ख़तरनाक हैं। HHPs को हमारी रिकमेंडेशन यही होती है कि हम भी जब फार्मर्स के पास जाएं और एक्सटेंशन वर्कर्स के साथ मिलकर जब हम फार्मर की अवेयरनेस करते हैं तो हम उनको ये HHPs के तौर पे HHPs के मुतालिक जो है काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि HHPs की जो है निशानदेही किस तरीके से जो है ना वो की जा सकती है। तो इसकी कौन है निशानदेही जो है ये तो कम से कम उस डीलर को तो जरूर करनी चाहिए जो बेच रहे। निशानदेही इस तरह होती है कि जब ये डीलर्स की ट्रेनिंग होती है तो इसमें पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है उसका एक बहुत अहम रोल होता है। एक अहम रोल जो है वो ब्रेक का भी है। जी बिल्कुल। फिर इससे
वेलकम बैक नाज़रीन, हम केमिकल कंट्रोल पे बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। अजमल साहब, ये दोनों डॉक्टर साहबान की आपने गुफ्तगू सुनी, ये बताइएगा कि अब इसमें से वो क्या रास्ता है कि हम अपने रवैयों को बदल के कम से कम जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें कुछ इन ऑर्डर करके चीज़ें जो है इसके जो ख़तरात हैं, जो रिस्क हैं, उनको मिनिमाइज़ कर लें। अच्छा, पहले तो मैं एक चीज़ में इजाफा कर दूं, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ट्रैकोग्रामा का। हाँ। उसके जो कार्ड हैं जिन पे अंडे होते हैं उसके, वो ट्रैकोग्रामा फैसिलिटी से मुफ्त मिलते हैं। उसकी कोई कीमत नहीं है। ठीक है, ठीक है, किसान ने बस जाके अपना मतलब जो लेना चाहे, इससे ज़बरदस्त ऑफर क्या हो सकती है कि भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहे हैं उधर, वो केमिकल की रिप्लेसमेंट है। अच्छा, सर, रवैये की तब्दीली के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हर सतह पे अवेयरनेस की ज़रूरत है। जब मुझे अभी मैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का बंदा हूँ, मेरे लिए ज़राअत नया बिल्कुल एक नॉलेज है, पर मैंने जिन इलाकों में जाके लोगों से देखा ये करते हुए, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। वो या तो आबा अजदाद के दौर की सीखी हुई नॉलेज पे चलते हैं, या उनको जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन आया और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल पूरी दुनिया में बढ़ा, पाकिस्तान एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि उस वक्त हमारी आबादी बढ़ी तो हमें ज़्यादा खुराक चाहिए थी और ज़्यादा खुराक पैदा करनी थी, तो उस जोर में हमने पेस्टिसाइड्स पे दबाव बढ़ा दिया, फर्टिलाइजर्स पे दबाव बढ़ा दिया। हालांकि जोर बढ़ना चाहिए था, हम अच्छे बीज तैयार करते, केमिकल की तरफ तो जो है ना वो मुझे नहीं समझ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आपको पता है फिर डिमांड्स सब बह गया और तरह की, तो उसकी वजह से जो किसान की नॉलेज है ना वो बहुत ही लिमिटेड हो गई टुवर्ड्स दैट, कि वो हर वक्त डिपेंडेंट है कि उसको डीलर क्या दे रहा है। ठीक है। सो एक बड़ा मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोगों ने स्टडीज़ की हैं, उसमें ये निकला है कि उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है 70-75% लोगों का एग्रो इनपुट डीलर्स है। वो उनको बताते हैं कि कौन सी दवाई स्प्रे करेंगे, कौन सा जहर स्प्रे करना है, और कितने वक्फे से स्प्रे करना है, और कितनी दफ़ा स्प्रे करना है। अब ये नॉलेज जो है ये वो महकमे के लोगों से लें तो उनको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, उनको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप इतना इंटरवल लाजमी दें, और फिर उनको ये भी बताएंगे कि सिर्फ स्प्रे ही नहीं, आप कीड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया टमाटर के लिए, अब वही वाले कीड़े अब गन्ने पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं, तंबाकू पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं। जहां पर नॉलेज है वो आप उन्हें मुनाफा दें, वो बेचेंगे, कोई मसला नहीं है। ये तो लोगों को फायदा है। वो बेचने वाली बात तो अभी तो ट्रैकोग्रामा बिकता ही नहीं है, सरकार तो फ्री देती है। सो किसानों को जब ये नजर आता है कि ये तो मेरे वो अपनी सर्विस देखिए, मैं ये ज़राअत में हमें मसला क्यों हो रहा है, हमारे डॉक्टर साहब, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि हमारे बेतहाशा ग्रेजुएट्स रही ग्रेजुएट्स ना, वो फील्ड में फिर रहे हैं, बेरोजगार हैं, नौकरियां ढूंढते फिर रहे हैं, कोई ज़राअत में कंसल्टेंसी देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए ना, हर शोबे का डॉक्टर बैठा हुआ है, कंसल्टेंट बैठा हुआ है, आप जाएं उसे कंसल्टेंसी ले लें। लेकिन ज़राअत में ऐसी कोई दुकान नहीं है कि चाहे मैं, मेरे घर में एक में छोटा सा गार्डन है, मेरे घर में लॉन है, मैं उसकी देखभाल कराता हूँ चाहता हूँ, तो मेरे पास मैक्सिमम वो माली है जिसको खुद भी पता नहीं है। इस चीज़ पे मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म करूं, डॉक्टर नईम इसमें मजीद तफसीली बताएंगे। हमने ये वाले डॉक्टर्स भी सपोर्ट किए हैं और पूरे मुल्क में सपोर्ट किए। वो कई क्लिनिक ना है ना, तो है तो कहीं भी नहीं, बहुत ज़्यादा मौजूद है क्लिनिक। डॉक्टर साहब, इधर पूरे मुल्तान में 25 क्लिनिक हैं और मुजफ्फरगढ़ में 15। सरकारी सतह पे होंगे, सरकारी मैं ये कहता हूँ कि प्राइवेट जो हमारे जो डॉक्टर्स फिर है ना, सरकारी और आम आदमी के दौरान एक छोटा सा ट्रस्ट डेफिसिट है, उसको ब्रिज करने के लिए हम क्यों सरकारी अस्पताल में नहीं जाते, प्राइवेट डॉक्टर के पास 2-2,500-3,000 फीस देके दिखा के आते हैं। तो वो अगर बैठ जाएं, अपनी कंसल्टेंसी बेचें, तो एक तो उन्हें रोजगार मिलेगा, दूसरे लोगों को एक एक्सपर्टीज जो है वो दस्तियाब होगी। सर, ये भी आपकी बात ठीक है, बहुत सारे एरियाज में ये है भी सही। फॉर एग्जांपल मेरे एरिया में मैं 6 महीने साल के बाद जाता हूँ अपने एरिया में, तो उधर एक प्लांट डॉक्टर था पहले, वो रिटायर हो गया, अब उसको सर्विसेज बेच रहे हैं, अब वो सर्विसेज उसको ले जाने प्रोग्राम का वक्त बड़ा कम है, आखिरी जमात है, वो हमें बताएं कि जो हम ये सोच रहे थे कि हम अपनी पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं, वो बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है जिसके जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं। देखें, पैदावार बढ़ाने में तो बायोलॉजिकल कंट्रोल का तो एक साइड पे रोल है, मगर पैदावार बढ़ाने के लिए सिर्फ कीड़े या बीमारी को कंट्रोल करना फैक्टर नहीं होता। ठीक है, पैदावार बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको ये चाहिए कि आप एक अच्छा सीड, जो जड़ी बूटियों के सीड से पाक हो, अगर उसमें जड़ी बूटियों का सीड होगा तो वो अगले 7 साल तक भी आप उसमें जड़ी बूटियां निकालते ही रहेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सीड अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा, उसमें जड़ी बूटियां हों ही ना। दूसरी बात यह है कि आपकी ज़मीन लेवल होनी चाहिए। आम रूटीन में जो हमारे जो मैंने अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व किया है हमारे किसानों ने, कि वो अपनी ज़मीन को सही तैयार नहीं करते।
एक हिस्से ऊंचा होता है जिस पे पानी चढ़ता नहीं ठीक है, है, लेवल नहीं करते। हाँ लेवलिंग नहीं होती तो लेवलिंग नुकसान नहीं होता है, होती, ठीक है। वो करते हैं। फिर यह है कि इसमें पानी का भी मखसूस टाइम होता है कि कितने दिन के बाद पहला देना है, दूसरा देना है, बर वक्त पानी देना है। बर वक्त पानी देना है, बर वक्त खाद देनी। मगर जमीन की तैयारी के साथ साथ ना एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हम जो फर्टिलाइजर है उसका गलत इस्तेमाल करते हैं कि हमारी जमीन को बाजू का तो उस फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती, हम इस्तेमाल करते हैं। तजिया करवाएं, उसका तजिया जरूरी है उसका। मैं जरा आगे भी चलूँ तो आखिरी लम्हात हैं डॉक्टर साहब, आप कोई हमें ज़रा ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं, कोई ऐसी सूरत हाल, कोई ऐसे टिप्स बताएं जिससे कम से कम हम ज़ाहिर 1100% को रातों रात जो है हम आप कहें कि जी अदा कर दें, ऐसा मुमकिन तो नहीं है। ग्रेजुअली हम कैसे नीचे ला सकते हैं? बेसिकली अगर हम क्रॉप प्रोटेक्शन की बात करें, जिसमें कीड़ों की रोकथाम की बात करें, तो इसको हम मरबूत तरीका इस्तेदाद के तौर पे अगर लें तो इसमें 4-5 फैक्टर जो हैं जिनका देखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ देखनी है कि जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि इलाज से बेहतर जो है वो परहेज़ होता है, तो परहेज़ के लिए जो है हमें अपनी फसलों की जो है वो मॉनिटरिंग करना जो है उसका बहुत ज़्यादा अहम रोल है कि हम अपनी फसलों के अंदर पेस्ट मॉनिटरिंग करें और उसकी पेस्ट स्काउटिंग करें और ये देखें कि जो हमारे कीड़े हैं क्या वो मौशी हद तक हमारी फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो उस टाइम पे हम अपनी पेस्टिसाइड को जो है इस्तेमाल करें। और उससे पहले जो है मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं जिसमें मैकेनिकल कंट्रोल है, फिजिकल कंट्रोल है, बायो कंट्रोल की एग्जाम्पल दी नहीं, आखिरी कोशिश करें कि भाई आखिरी केमिकल स्प्रे जो है वो हम उसको आखिरी हद तक इस्तेमाल ना करें। ठीक है, और जब कोई रास्ता ना बचे, फिर कोई फिर उससे अवॉइड भी नहीं करना, फिर जरूरत है पेस्टिसाइड की अगर अफादियत से हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उसकी जो कसरत है उसको हम कम कर सकते हैं। आप कुछ आपके फरमूदात इस हवाले से बिहेवियरल जो है चेंजेस? देखिए, रवैया तब्दील करने के लिए हर लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। ये घर के माहौल से शुरू होगा, बिकॉज हमारे रवैये जो हैं वो बहुत मुश्किल से तब्दील होते हैं। सो घर के यूनिट से, खातून से शुरू होगा, मर्द से शुरू होगा, बच्चे देखेंगे, पहले सर्कल से बाहर निकलेगा, फैमिली देखेगी, मेल हेड है, मेरे ख्याल वहां से शुरू होगा। खवातीन से भी शुरू हो सकता है ना, बिकॉज मर्द स्प्रे करके आता है तो खाली बोतलें वो घर में फेंक देता है, बच्चे खेलते हैं उससे, वो स्प्रे करके आता है, कपड़े बीवी ने धोने हैं, उस बेचारी को तो नहीं पता कि उसके कपड़ों पे कितना केमिकल लगा हुआ है। ठीक है, उसके हाथों से वो केमिकल उसके अंदर भी जाता है। कुछ बेहतरी हुई है ये जो अपने एफर्ट्स किए हैं लोगों को? अभी बहुत मेहनत की जरूरत है, अभी बहुत मेहनत की जरूरत है। रवैये आपको पता है फौरी तौर पे तब्दील नहीं होते, रवैये तब्दील करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अच्छा, ये जिन इलाकों में ऐसे वाकयात होते हैं वहाँ तो 1122 भी अवेलेबल नहीं होती ना जी, दूर परे, वहाँ पर तो कोई रास्ता ही नहीं होता। वो फिर जो बाकी बच जाते हैं उनको टोटकों से मार देते हैं हम। वो जाहिर है, वो जैसे हम अवेयरनेस की कमी है, तालीम की कमी है, एक गंदा जर्नल, वो जो मैंने पहले कहा कि पहले के इन्फॉर्मेशन ये है कि जी ज़राई जहर नहीं है, ज़राई दवाइयाँ हैं, ये मैं समझने की जरूरत है। तीन मेहमानों का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, हमने आपको आगाही दी कि केमिकल के इस्तेमाल को किस तरह मिनिमाइज़ करना है और कैसे आगे बढ़ना है। आपके लिए काफ़ी सारी टिप्स थी जिसमें आप अपनी पैदावार आगे बढ़ा सकते हैं, केमिकल का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, और अभी बायोलॉजिकल तरीके भी वो सारे आ रहे हैं, उनको अडॉप्ट करें, अपने आप को महफूज रखें, अपने माहौल को महफूज रखें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।